नाम जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला। नमी जैव विविधता। जिम्नोस्पर्म वे पादप जो दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर बने हैं। जिम्न का अर्थ होता है, जिम्नो का अर्थ होता है नग्न व स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, यानी वे पादप जिनके बीज खुले अर्थात नग्न रूप में पाए जाते हैं उन्हें नग्न बीजी पादप कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय व सदाबहार पादप होते हैं और काष्ठीय अर्थात इनसे लकड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरणतः पाइनस व साइकस के पादप। इनके बीज आप देख सकते हैं खोले के अंदर उपस्थित होते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार के पादप को हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। वहीं वे पादप जिनका नाम एंजियोस्पर्म अर्थात एंजियो व स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ होता है ढके हुए, स्पर्मा यानी बीज। वे पादप जिनके बीज ढके हुए होते हैं अर्थात पौधों के बीजों के फलों के अंदर ढके हुए होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर ही हो जाता है जो बाद में फल में बदल जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप अर्थात फूल वाले पादप कहा जा सकता है क्योंकि भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या भ्रूण पोष में। सामान्यतः बीज पत्रों की संख्या के आधार पर भी एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री वाले पादप व द्विबीजपत्री वाले पादप। एक बीजपत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वाले पौधों को द्विबीजपत्र के नाम से जाना जाता है। जहाँ ये एक बीजपत्री पादप के कुछ उदाहरण का चित्र देख सकते हैं, तो ये द्विबीजपत्र अर्थात दो प्रकार के जहाँ फूल वह आप इसे विकसित होता हुआ देख सकते हैं। सामान्यतः आपने अपने घरों में कभी भी भिगोए हुए चने, गेहूँ, मक्का, मटर या इमली को देखा होगा। उनको जब आप उनके बीज को लेंगे और उन्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे और उन भिगे हुए बीजों में जल अवशोषण के कारण ये नरम हो जाएंगे अर्थात बहुत ही आसानी से टूटने का हो जाएंगे। तो आप इन्हें दो भागों में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर दो बराबर भागों में आसानी से बढ़ जाते हैं? यदि हाँ, तो जिनके भाग आसानी से दो भागों में बढ़ जाते हैं ये द्विबीजपत्री पादप होते हैं। इनमें अधिकतम दालें होगी अर्थात दाल सभी द्विबीजपत्री पादप से बनती है और नहीं फूटते और दालें नहीं दिखाई देती अर्थात वे सभी एक बीजपत्री पादप होंगे अर्थात उनमें पौधों की जड़ों और पत्तियों और फूल को आप देख तो सकते हैं। सामान्यतः इनमें जड़ें मूसला या फिर रिश्तेदार हो सकती है। इनकी पत्तियों की समानताएं और जाली का विन्यास शिरा विन्यास देख सकते हैं कि पौधों के फूलों में लगभग सामान्यतः पंखुड़ियों की संख्या क्या होगी। क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के और भी अधिक लक्षणों का अवलोकन करने का कोई आधार बता सकते हैं? तो आज हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक पादप है, उस पादप में पादप के शरीर की बिना विभेदन के थैलोफाइटा अर्थात वे पादप जिसके कई भागों में विभाजन नहीं होता, इन्हें विभेदित पादप शरीर के नाम से जाना जाता है। बिना सवनी उत्तक के पादप में ब्रायोफाइटा, वहीं सवनी उत्तक वाले पादपों में बीज रहित पादप अर्थात टेरिडोफाइटा केवल एक होता है जिनमें जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते। पाए तो जाते हैं लेकिन ये बीज रहित होते हैं। बीज उत्पादित करने वाले पादपों में नग्न बीजी जिनमें जिम्नोस्पर्म पादप होता है, वहीं फलों में बड़े बीज देने वाले या फलों के अंदर बीज देने वाले एंजियोस्पर्म पादपों में दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री वाले पादप व द्विबीजपत्री वाले पादप। अब अगली प्रजाति की बात करें तो अगली प्रजाति एनिमेलिया अर्थात एनिमल यानी जानवर। इस वर्ग में यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा गया। इनकी कोशिकाओं में कोशिकाएं भित्ति लगभग नहीं पाई जाती है और ये अधिकतम जंतु चलायमान अर्थात गति कर सकते हैं। इनकी शारीरिक संरचना का विभेदीकरण सामान्यतः आधार पर किया जा सकता है। उनमें सबसे पहले जीव पॉरीफेरा
पॉरीफेरा का वर्ग छिद्रकारी युक्त जीवों से है। ये अचल जीव है, अर्थात अपनी गति नहीं कर सकते। ये किसी भी जीव के आधार से चिपक जाते हैं और उनके साथ साथ पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्र के कारण इनके शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली होती है, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का आसानी से संचरण अर्थात आवागमन हो जाता है। इनका शरीर कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। सामान्यतः इनकी शारीरिक संरचना बहुत ही सरल होती है, क्योंकि जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता, अर्थात इनका अधिकतम भाग, सबसे बड़ा भाग ऊतक ही हो सकता है। इससे अधिक इसका विभाजन नहीं होगा। सामान्यतः स्पांज के नाम से इन्हें जाना जाता है और अधिकतम समुद्री आवास में अर्थात समुद्री पादपों में पाए जाते हैं, जिनमें साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पाइजिला आदि पादप हो सकते हैं। इनके उदाहरण में देख सकते हैं आप, यह है यूप्लेक्टेला, यह है साइकॉन, यह है स्पाइजिला। इन सभी में ऊपर एक स्पंजी नुमा कांटे नुमा संरचनाएँ दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार ये कांटे नुमा संरचनाएँ, इनकी पहचान हो सकती है। वहीं सिलेटेंट्रा संघ के जलीय जंतु होते हैं। इनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का ही होता है और इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों अर्थात आंतरिक व बाह्य परत से बना होता है, जिनकी कुछ जातियों में समूह में कोरल और कुछ एकांकी जातियों में जैसे हाइड्रा आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। अर्थात हाइड्रा समुद्री एनिमल मछली, जेलीफिश आदि सिलेटेंट्रा संघ के ही उदाहरण है, जिनमें आप इनके चित्र को समझ सकते हैं। इस प्रकार इस हाइड्रा है, इनमें एपिडिडर्मिस, मेसोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस, जठर श्रवणी गुहा आदि अंग उपस्थित होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस पूर्ण वर्गीकृत वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना थोड़ी जटिल होती है, क्योंकि ये द्विपार्श्व समेत अर्थात बीच में से विभाजन करने पर ये बिल्कुल एक समान दिखाई देंगे। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के नाक वाले से ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा यदि किसी वस्तु को काटा जाता है या व्यक्ति को काटा जाता है तो समान दो भागों में विभाजित होगा। उसी प्रकार ये दोनों ही भागों से बिल्कुल समान होता है, अर्थात शरीर का दायां और बाएं भाग की संरचना बिल्कुल समान होती है। इनका शरीर त्रिकोर की अर्थात इनके जन्म प्रक्रिया त्रिकोर की होती है। इनके उत्तक विभेदन कोशिकीय स्तरों से बना होता है और इसमें शरीर में बाह्य अथवा आंतरिक दोनों ही प्रकार के स्तर बनते हैं। इनमें कुछ विशेष भी होते हैं जिनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, अर्थात देह गुहा के अभाव वाले जीव भी होते हैं, लेकिन कुछ सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके ऐसे जीव भी होते हैं। इनका शरीर पृष्ठधारी और सामान्यतः चपटा होता है। इनमें चपटे कृमि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वर्ण जंतु अर्थात लिवर फ्लूक आदि जीव भी प्लेटीहेल्मिन्थेस के अच्छे उदाहरण होते हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं, प्लेनेरिया, यह है लिवर फ्लूक और यह है टैपवर्म आदि जीव। निमेटोडा वे जीव जो त्रिकोर की जिनकी जनन प्रक्रिया तीन भागों में विभाजित होती है, ये भी द्विपार्श्व समित होते हैं, लेकिन इनका शरीर छपटा न होकर बेलनाकार होता है, जिनसे इनके शरीर की देह गुहा को कुर्सीलोम कहा जाता है। इसमें उत्तक तो नहीं पाए जाते, परंतु अंग तंत्र भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अर्थात उत्तक तो पाए जाते हैं पर उत्तक आगे अंगों का निर्माण पूर्ण रूप से विकसित होकर नहीं कर सकते। इनकी शारीरिक संरचनाएं त्रिकोर की होती है और ये अधिकांश परजीवी होते हैं, अर्थात किसी दूसरे जीव के शरीर पर या उसके शरीर के जीवन पर निर्भर होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। वहीं गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, किन कृमि आदि जीव इसके उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ स्केरिश व वुचेरेरिया जीवों का चित्रण देख सकते हैं कि वे बिल्कुल एक लंबी नली के आकार के दिखाई देते हैं। एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व समेत त्रिकोर की होता है।
इनमें वास्तविक देही गुहा के अभाव होते हैं, देही गुहा पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में बदल जाते हैं, जिससे अंगों में व्यापक विभिन्नताएं अंतर पाए जाते हैं। ये भिन्नताएं इनके शरीर से सिर से पूंछ तक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है, जिससे जलीय अनिलिड अलवण और लवण दोनों ही जल पाए जाते हैं। इनमें श्रवण, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों ही हो सकते हैं, जिससे केचुआ, नेरिस और जॉक ये तीनों या चारों ही एनेलिडा के सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। ये नेरिस है, ये इसके पीछे वाले भाग पार्श्ववाद, बीच में भी छोटे छोटे पार्श्ववाद होते हैं जो इसे गति में भी सहायक होते हैं। केचुओं में जनन पेपिला व गुद्दा, जॉक आदि कीड़े ये इसके अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। हम जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने चारों ओर फैले हुए जीव रूपों की विभिन्नता को समझा सकते हैं? क्या जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षणों, उनके निवास स्थान या उनकी कोशिकीय संरचना को रखा जा सकता है? क्या जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किसी मूल लक्षण का आधार बनाया जा सकता है, या किसी आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे के से विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है? इन प्रश्नों को एक बार सोचिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।